नमस्कार, जय हिंद। कल की क्लास से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लास है राज्य व्यवस्था की और टारगेट है आपका एग्जाम यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस, आरओ, एआरओ, एनडीए, सीडीएस जो भी आप दे रहे हैं सरकारी परीक्षाएं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और दूसरा लेक्चर लेंगे। और कल हम लोगों ने संविधान का एक परिचय, संविधान का एक इंट्रोडक्शन देखा था और जिसमें मैंने बताया कि भारत के संविधान को बनाया गया संविधान सभा के द्वारा। और संविधान जो कि देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है कि ये देश का वो मौलिक कानून है जिससे किसी देश का शासन चलता है। जो देश के भीतर सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे चलेगी, सरकार की पावर्स यानी शक्तियां क्या होंगी, सरकार और नागरिकों के मध्य संबंध क्या होगा और साथ ही साथ सरकार की बाध्यताएं और सीमाएं क्या होंगी, इन सब को स्पष्ट करने वाला जो कानून है इसी को संविधान कहते हैं। सामान्यतया संविधान को शासन के नियमों का समूह कहा जाता है और माना जाता है कि एक ऐसा दस्तावेज है जो शासन के चरित्र, शासन की संरचना और शासन की व्यवस्था को पूरी तरीके से विनियमित करता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास को अगर हम थोड़ा रिकॉल करें तो कल की क्लास में हमने आपको एक तरफ बताया था कि संविधान का परिभाषा क्या है, दूसरी ओर हमने आपको बताया कि संविधान जब बना तो संविधान में चूंकि शासन को विनियमित करने के लिए संविधान बनाया गया था तो 22 विषयों को संविधान में जगह दी गई और इन 22 विषयों को भाग के रूप में संदर्भित किया गया और हर एक भाग शासन का एक विषय बन गया। और टोटल 22 भागों में जो महत्वपूर्ण भाग हैं, जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे भी जाते हैं और कई बार आपको सुमेलित करना यानी कि मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आते हैं और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाते हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम संविधान की अनुसूचियों पर नजर डालेंगे। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कोई भी परीक्षा आप उठाकर देखिएगा, अगर यूपीएससी दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं या आप कोई भी सरकारी परीक्षा दे रहे हैं, कभी ये पूछा जाता है कि पंचायतों के संदर्भ में कौन सी अनुसूची है या फिर दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, शासन के संदर्भ में जो विषयों का विभाजन है केंद्र राज्य के बीच में किस अनुसूची में दिया हुआ है, किस अनुसूची को संघीय अनुसूची कहते हैं, भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है। मैंने कल ही बताया था कि अनुसूची संविधान के संपूरक प्रावधान है, यानी संविधान में जो आर्टिकल या अनुच्छेद दिए गए हैं उन अनुच्छेदों के अनुपूरक प्रावधान है या व्याख्याएं हैं, यानी संविधान के किसी प्रावधान में जो बात कही गई है उसे और डिटेल में बताया गया है इन अनुसूचियों के अंतर्गत। तो इन्हीं अनुसूचियों की शुरुआत करते हैं आज हम। और इसमें सबसे पहले हम लोग इसको क्रम में देखते हैं कि अनुसूचियों को पढ़ा कैसे जाए, अनुसूचियों का अध्ययन कैसे करें। बस आप ऐसा करें, प्रीलिम्स के पॉइंट प्रीलिम्स में ही आता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखें कि जैसे ये प्रथम अनुसूची है तो इसका संबंध किससे है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, यानी प्रत्येक अनुसूची को इस संदर्भ में देखिए कि किस प्रकार से इसमें से प्रश्न बन सकता है। पहले हम देखें प्रथम अनुसूची। कल के उसमें मैंने बोला था टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल 12 अनुसूचियां है ना, टोटल संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और इन 12 अनुसूचियों में अगर एक प्रश्न आपसे और बन सकता है कि ओरिजिनल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो अगर हम मूल संविधान देखें, जब हम बात करते हैं मूल संविधान की मतलब 1950 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब इसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो इसमें दोस्तों 8 अनुसूचियां थी, टोटल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज की डेट में वर्तमान संविधान में, वर्तमान कंडीशन में देखें तो आज 12 अनुसूचियां हैं।
एक प्रश्न तो अगर आप छोटे एग्जाम दे रहे हैं, सरकारी परीक्षाएं, तो एक प्रश्न तो यही बनता है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी और आज के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो मूल संविधान में 8 थी, आज 12 है। अब किस अनुसूची का संबंध किस विषय से, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो और उस किससे संबंधित और उसकी महत्वपूर्ण एलिमेंट उसमें क्या है। अभी आप देखिएगा कितने प्रश्न इसमें से बने हुए हैं, मैं आपको कोट करता हुआ बताता हुआ चलूंगा कि किस तरीके से आगे के प्रश्नों को हम लोग देख सकते हैं। अब यहां पर हम प्रथम अनुसूची को अगर देखें तो इसमें दो बातें हैं। पहली बात, इसका संबंध किससे है, प्रथम अनुसूची का संबंध किससे है, और इस अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए कौन अधिकृत है, कि इस अनुसूची में कौन चेंज कर सकता है। तो प्रथम अनुसूची का संबंध है संघ के राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ के राज्यों के राज्य क्षेत्र से इसका संबंध है। यानी भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं, उन राज्यों का नाम, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम, उनका टेरिटरी कितना है, उनकी राजधानी क्या है, ये सब चीजें इस प्रथम अनुसूची में बताई गई हैं। इसमें राज्यों की संख्या एवं क्षेत्र और राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जब राज्यों की बात कर रहे हैं तो राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। तो केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की कितनी संख्या प्रथम अनुसूची में आज है, तो आज इसमें टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसे यूटी कहते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश प्रथम अनुसूची में जगह पाए हुए हैं। प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होता रहता है। अगर कोई नया राज्य बनेगा, अगर कोई नया क्षेत्र काट कर, एक क्षेत्र काट कर कोई नया क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जाएगा, किसी राज्य का क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जाएगा, तो जब घटाया बढ़ाया जाएगा तो यह भी तो परिवर्तित होगा, क्योंकि इसमें तो राज्यों का राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। और जब किसी राज्य की सीमा काटी जाएगी या उनका कोई एरिया काटा जाएगा, किसी दूसरे राज्य से मिलाया जाएगा, तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा ना। ये परिवर्तन संसद जो देश के लिए कानून बनाती है वो सिंपल कानून बना के कर देगा, राज्यों से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये प्रथम अनुसूची अपने आप में भारत संघ में शामिल राज्यों और उनके टेरिटरी यानी उनके राज्य क्षेत्रों को दर्शाता है। और वर्तमान समय में इस अनुसूची में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। और यही 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र मिलकर क्या बनता है, यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ बनता है। संविधान के 395 अनुच्छेदों में अनुच्छेद नंबर 1, यानी संविधान के मैंने 22 भाग कल आपको बताए, उन 22 भागों में महत्वपूर्ण भागों का मैंने यहाँ जिक्र भी किया। इसमें पहला भाग था संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, और संघ एवं राज्य क्षेत्र में 1 से लेकर 4 अनुच्छेद मैंने बताए थे कल। तो एक अनुच्छेद नंबर 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और इसके राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे राज्यों के राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य क्षेत्र। लेकिन वहां पर यह नहीं बताया गया था कि किन राज्यों का राज्य क्षेत्र और किन केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र। वो कहां बताया गया, अनुसूची 1 में बताया गया। तो अनुसूची 1 अनुच्छेद 1 का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ कि नहीं हुआ, पूरक हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार ये अनुच्छेद 1 का पूरक है या अनुच्छेद 1 का विस्तार है, व्याख्या है। यही तो मैंने अनुसूची के बारे में बताया था कि या तो विस्तार या व्याख्या होता है किसी भी अनुच्छेद का। अनुसूची 2 सेकेंड शेड्यूल का संबंध किससे, बहुत पूछा जाता है प्रीलिम्स की परीक्षा में। सेकेंड शेड्यूल, इसके अलावा 7th शेड्यूल, 11th शेड्यूल,
8th शेड्यूल, ये बहुत पूछे जाते हैं। मैं भी सबके बारे में बताता हूं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसमें टिक लगवा दूंगा, ये इंपॉर्टेंट। द्वितीय अनुसूची, द्वितीय या दूसरी अनुसूची, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध भारत संघ के अधिकारियों के वेतन से। संविधान में कहा गया कि वैसे तो अधिकारियों के वेतन को तय करने की जिम्मेदारी संसद की है, और जब तक संसद वेतन निर्धारित नहीं करता तब तक उनको वो सैलरी मिलेगी जो सेकंड अनुसूची में बताई गई। द्वितीय अनुसूची में दिए गए वेतनमान ही उनको दिए जाएंगे, उनको आवंटित होंगे। और जिनका इस अनुसूची में नाम है उनके वेतन में आप कटौती नहीं कर सकते, इंक्रीज कर सकते हैं। यानी दूसरी अनुसूची में जितने लोगों के वेतन का प्रावधान किया गया है, इनका वेतन संचित निधि पर भारित होता है, अर्थात इनके वेतन में कोई कटौती आप नहीं कर सकते। संसद डिस्कशन तो कर सकता है लेकिन वोटिंग करके कम नहीं कर सकता, सिवाय वित्तीय आपातकाल की स्थिति में। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में तो जजों का, राष्ट्रपति का, सभी का वेतन कम किया जा सकता है। लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल नहीं है तो इन लोगों के वेतन में कोई कमी नहीं हो सकती जिनका नाम दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तो दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? वेतन भत्तों से है। वेतन भत्तों से संबंध है। किसके वेतन भत्तों से? यहां पर जो वेतन की बात की गई है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जैसे भारत के परीक्षा महालेखा नियंत्रक, जैसे संसद और राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के परीक्षा महालेखा नियंत्रक, संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा, विधान परिषद आदि के अध्यक्ष, इतने लोगों का वेतन संचित निधि पर भारित होगा। यानी सेकंड अनुसूची में इन लोगों के वेतन को निर्धारित किया गया है और इससे ज्यादा करने का अधिकार संसद के पास में है। प्री में पूछा जाता है कि बताइए किसका वेतन नहीं है इसमें? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, सीएजी। तो किसके वेतन का प्रावधान इसमें नहीं है? उपराष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को कोई वेतन प्राप्त नहीं होता। उपराष्ट्रपति को जो भी वेतन मिलता है वो संसद यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों होती है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। इसलिए दूसरी अनुसूची में उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि किनका वेतन इसमें शामिल नहीं है, तो जाने रहिए कि किनका है। अगर ये पता है किनका है तो बाकी किसी का नहीं है। ठीक है। पूछा जाता है कि क्या भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका वेतन का प्रावधान क्या दूसरी अनुसूची में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां तो खाली राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद यानी लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, इसी प्रकार राज्य के विधानसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर
और राज्यों में जो विधान परिषद होता है उसका चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, खाली इन्हीं लोगों का प्रावधान। इसके अलावा तो किसी का दिख नहीं रहा। जब इसके अलावा नहीं दिख रहा किसी का, तो मतलब वो सेकंड अनुसूची में शामिल नहीं। बात समझ में आ रही? तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल देखें अगर, तीसरी अनुसूची, ये बहुत फिंगर टिप पर चीजें हैं और आपको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न इसके ऊपर मिलेंगे और बहुत ज्यादा इसमें लिखने का जरूरत नहीं, बस खाली समझिए, ये पॉइंट नोट कर लीजिए और आपको कोई परीक्षा देने जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज्यों करते हो ऐसे ही मिलेगा। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होने की कोई संभावना नहीं है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा दी गई है। इसका संबंध किससे है? जो संवैधानिक प्राधिकारी हैं, संवैधानिक प्राधिकारियों के शपथ का प्रारूप है। इसमें संवैधानिक प्राधिकारियों के शपथ का प्रारूप पूछा जाता है। किन किन अधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया तीसरी अनुसूची में? पहली बात तो यही आएगा कि तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप से है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि ये शपथ और प्रतिज्ञा का ये प्रारूप किनके लिए दिया गया है, यानी कौन कौन लोग हैं जिनके लिए शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप है। तो यहां पर ये नोट कर लीजिएगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किनका नहीं है, क्योंकि नॉर्मली पूछा जाता ये नहीं है कि किनका है, ये पूछा जाता है कि किनका नहीं है। जितनी छोटी परीक्षा में होंगे तो वहां सीधा पूछा जाएगा किनका है, जितने बड़ी परीक्षा में जाएंगे वहां पूछा जाएगा किनका नहीं है। तो दोनों तरफ से इसको ध्यान देकर चलिए। तो सबसे पहले तो इसमें संघ के मंत्रियों का शपथ है, संघ के मंत्रियों का शपथ। दूसरा, राज्य के मंत्रियों का शपथ। तीसरा, जो संघ के ऐसे प्राधिकारी हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की शपथ। इसके अलावा देखिए, संघ के मंत्रियों की शपथ, संघ के मंत्री दो शपथ लेते हैं, एक शपथ लेते हैं पद की, दूसरी शपथ लेते हैं गोपनीयता की। तो पद एवं गोपनीयता की शपथ संघ के मंत्री भी लेते हैं, राज्य के मंत्री भी लेते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि मंत्री कौन सी शपथ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मंत्री दो शपथ लेते हैं, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की, कि वो अपने पद की गोपनीयता को बना के रखेंगे। जो भी चीज उनके समक्ष लाई जाएगी सूचना, वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब तक संघ के मंत्री के रूप में उन्हें ये डिस्क्लोज करने का जरूरत ना हो, तब तक वो किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करें। तो गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं, संघ के भी और राज्य के भी। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शपथ लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी जो शपथ लेते हैं उसका प्रारूप यहीं पर दिया है। इसके अलावा सीएजी, परीक्षा महालेखा नियंत्रक, जिसे सीएजी के नाम से जानते हैं, इसके शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोकसभा, राज्यसभा के जो कैंडिडेट जाके चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरते हैं, तो जब आप या कोई भी सदस्य लोकसभा का चुनाव यानी संसद का चुनाव या राज्य के विधानसभा विधानमंडल का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे शपथ लेना पड़ता है।
उस शपथ का प्रारूप है उम्मीदवारों का शपथ। संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का शपथ। यानी जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको भी शपथ लेना पड़ता है। वो जाके शपथ लेते हैं कि एक उम्मीदवार के रूप में जो मेरा नॉमिनेशन हो रहा है, मैं अपने सारे कर्तव्यों का पालन करूंगा, यानी कुछ छिपाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, संविधान में जो कुछ भी एक नागरिक से उम्मीद की जाती है सब कुछ मैं करूंगा। यानी वो संविधान की शपथ लेते हैं उम्मीदवार भी। और जब ये बन जाते हैं सदस्य तो इनका फिर से शपथ होता है, यानी सदस्यों का शपथ। संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों का शपथ। आपको मालूम है संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति इस काम के लिए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, और प्रोटेम स्पीकर जो शपथ दिलाता है वो कहां दिया हुआ है? तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। यही शपथ सारे सदस्यों को दिलाता है। जो आके स्पीकर के बगल में आके खड़े होकर कंगना रनौत पढ़ रही थी अभी शपथ, वो यही पढ़ रही थी। उसके बाद आके जो अपनी तरफ से बोलते हैं जय ये जय वो, जय जापान, जय पाकिस्तान, जय चीन, जो बोलते हैं जो लोग, उसके बाद बवाल होता है, वो खाली वो अपनी तरफ से बोलते हैं, बाकी जो कुछ बोलते हैं सब यहाँ लिखा हुआ है। यानी तीसरी अनुसूची में सदस्यों के लिए जो शपथ का प्रारूप तय किया गया है वो उनको आकर वहां पढ़ना पड़ता है। संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों, राज्य विधानमंडल का मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों। तो इस प्रकार जो संसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं या राज्य के विधानमंडल का चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनका भी शपथ का प्रारूप यहां पर है, और जो संसद के सदस्य बन चुके हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य बन चुके हैं, उनका भी प्रारूप यहां पर है। तो समझ में आया किनका किनका प्रारूप है? इतने लोगों का ही सिर्फ शपथ का प्रारूप यहां पर दिया है। यहां राष्ट्रपति तो दिख नहीं रहे, राष्ट्रपति का क्या शपथ नहीं है भाई? उपराष्ट्रपति तो चलो यहां ले लेंगे क्योंकि संसद के राज्यसभा के वो है, वो ले लेंगे, लेकिन सभापति के रूप में ले लेंगे। लेकिन क्या इनको शपथ नहीं लेना? राष्ट्रपति को क्या शपथ नहीं लेना? लेना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों को। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप स्वयं अनुच्छेद 60 में दिया है, संविधान के अंदर ही दिया। उन्होंने वो कहते हैं कि भैया हम संविधान का प्रोटेक्शन करेंगे, संविधान को प्रिजर्व करेंगे, भारत के लोगों की रक्षा करेंगे। यानी कि वो शपथ लेते, वो शपथ संविधान के अंदर ही आर्टिकल 60 में दिया हुआ है, लेकिन जो शपथ वो लेते हैं वो कोई और नहीं लेता, इसलिए वो स्पेशल है। लेकिन जो शपथ यहां सुप्रीम कोर्ट का जज लेता है तो सुप्रीम कोर्ट के 31 आज तो 34 है, 34 के 34 जज वही शपथ लेते हैं, और 34 का अलग अलग शपथ संविधान में, तो संविधान इतना बड़ा हो जाएगा। ये ऐसे ही राज्य विधानसभा के जो सदस्य लेंगे, अब अगर सबके अलग अलग बताए जाएंगे, सबके शपथ अलग अलग बताए जाएंगे, संविधान में कितना बड़ा लेंदी हो जाएगा। इसलिए जिनका कॉमन है उनको एक जगह ये थर्ड अनुसूची में डाल दिया है, लेकिन जो स्पेशल लेते हैं उनका संविधान के अंदर अलग से बता दिया गया कि ये स्पेशल है। इसलिए राष्ट्रपति का यहां पर नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा और संविधान को प्रोटेक्ट करने का एक शपथ लेता है, और ये लोग संविधान का पालन करने का शपथ लेते हैं। यहां पर ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। तो तीसरी अनुसूची समझ में आई। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से। चौथी अनुसूची, चौथी यानी कि चतुर्थ, चौथी अनुसूची, फोर्थ अनुसूची। इसका बात करें, देखिए इसका संबंध है राज्यसभा में राज्यों को दी जाने वाली सीटों से। राज्यसभा में आपको एक साइड में एक बात हम बताएं, संविधान में एक अनुच्छेद है, संविधान में अनुच्छेद 80 है। अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा, आप जानते हैं संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है।
अनुच्छेद 80 कहता है कि देखो भैया, राज्यसभा में टोटल 250 से सदस्य ज्यादा नहीं होंगे, अधिकतम 250 सदस्य होंगे राज्यसभा में, और इन 250 में 238 राज्यों के प्रतिनिधित्व होंगे, राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, और 12 का नॉमिनेशन राष्ट्रपति करेंगे। यहां पर चौथी अनुसूची समझाने के लिए एक छोटा सा पॉइंट मैं बता रहा हूं कि संविधान के अनुच्छेद 80 में प्रावधान किया है कि संसद का जो उच्च सदन है, जिसे राज्यसभा कहते हैं, इसमें अधिकतम 250 सदस्य ही होंगे, और इन 250 सदस्यों में से 238 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। यानी ये राज्यों के प्रतिनिधि होने का मतलब क्या, राज्यसभा भारत संघ में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लोकसभा इन सभी राज्यों में रहने वाली जनता को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर 238 लोग राज्यों से आएंगे, लेकिन अब किस राज्य से कितने लोग आएंगे ये कैसे तय होगा, तो कहा गया पॉपुलेशन के आधार पर तय होगा, लेकिन कितनी सीटें किस राज्य, क्योंकि तो परमानेंट हाउस है, रोज तो बदलेगा नहीं, तो परमानेंट हाउस है, तो इसमें कितनी सीटें किस राज्य को मिलेंगी, तो इसके लिए 4th शेड्यूल में डाल दिया गया कि किस राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा में मिलेंगी। तो ये चौथी अनुसूची के संबंध किससे है, राज्यसभा में भारत संघ के राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या बताई गई है। कहने का मतलब है कि ये जो भारत संघ के राज्य हैं, इन भारत संघ के राज्यों को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, ये चौथी अनुसूची बताता है। यानी एक लाइन में कहें तो चौथी अनुसूची का संबंध राज्यों को राज्यसभा में आवंटित की जाने वाली सीटों की संख्या से, यानी इसका संबंध है सीटों के आवंटन से। कहां पर, राज्यसभा में। तो अगर एक लाइन में कहा जाए तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताया गया है चौथी अनुसूची में। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है राज्यों में, यूपी की है। तो चौथी अनुसूची के अनुसार यूपी को मिला हुआ है 38 सीट। जब आप चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो यूपी को मिला हुआ है और 31 सीट। पहले 34 हुआ करता था, उत्तराखंड बन जाने के बाद 3 उत्तराखंड में चले गए, तो उत्तर प्रदेश को कितना मिला, 31। महाराष्ट्र को 19। इसी प्रकार से तमिलनाडु 18, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश है या आसाम, मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार, इन सबकी सीटें सब यहां पर, बिहार को 16 मिली हैं, बिहार को यहां 16 है, मध्य प्रदेश को 11 है। तो इस प्रकार से कितनी सीटें किस राज्य को मिलेंगी ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। प्रश्न क्या बनता है कि चौथी अनुसूची में राज्यों को जो सीटें आवंटित की गई राज्यसभा में, वो किस पॉपुलेशन, किस सेंसस के आधार पर, तो ये आवंटन सेंसस 1971 के आधार पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो राज्यों को आज किया गया है, उसका बेस कौन सा सेंसस, कौन सी जनगणना है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर ये। अभी 2026 में चेंज होगा, 1971 के बाद अभी सीधे 2026 के आधार पर सीटें बदली जाएंगी, ठीक है। तो अभी 2 साल के बाद ये सारे नंबर्स बदल जाएंगे, क्योंकि मैं आपको यहां पे छोटी सी बात बता दूं कि वैसे संविधान में प्रावधान था कि हर 10 साल के बाद एक जो लेटेस्ट सेंसस होगा उसके आधार पर सीटें यहां पर चेंज होंगी, यानी सीटों की संख्या बढ़ेगी।
ओरिजिनली संविधान जब बना उस समय हमारी लोकसभा में 400 सीटें हुआ करती थी। धीरे धीरे जब सेंसस के आधार पर परिसीमन हुए यानी डिलिमिटेशन हुए तो संख्या बढ़ती गई। 1971 की जनसंख्या जनगणना तक आते आते लोकसभा में 552 सीटें तय कर दी गई, राज्यसभा में 250 सीटें तय कर दी गई। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती जा रही थी भारत की, और यह सब का आधार जनसंख्या था। तो राज्य जनसंख्या कम करने के लिए प्रेरित ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था जितनी ज्यादा जनसंख्या उतनी ज्यादा सीटें, और जितनी ज्यादा सीटें उतनी मलाई हाथ में, सत्ता में आने को उतने ज्यादा चांस। इसीलिए वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा चलाए गए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को लागू ही नहीं करवा रहे थे, जिसके कारण इंदिरा गांधी जी ने मजबूर होकर क्या किया, एक संविधान संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। उन्होंने कहा भैया सीटें रिजर्व रहेंगी, अब ये सीटें नहीं बढ़ेंगी, सन 2000 तक ये सीटें नहीं बढ़ेंगी, जब तक हम परिवार नियोजन और अपनी पॉपुलेशन को स्टेबल करने के कंडीशन में नहीं आ जाते। और उन्होंने इस प्रकार से पूरे 25 साल तक के लिए इसको रोक दिया, 1976 से सन 2000 तक के लिए, कि आगे कोई सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। 2000 तक आते आते अब ये होने लगा भैया अब तो सीटें बढ़ेंगी, अब तो सीटें बढ़ेंगी। लेकिन फिर बवाल खड़ा हो गया, साउथ इंडिया के राज्य बवाल करने लगे कि हम तो इतनी मेहनत करके जनसंख्या को कंट्रोल किए हैं, अपनी लिटरेसी को बढ़ा बढ़ा के हमने जनसंख्या को अपने आप को स्टेब्लिश किया है, स्टेबल किया है जनसंख्या को, और आज की डेट में आप हमें अनुदान भी दोगे तो जनसंख्या के आधार पर, हमारी जनसंख्या कम तो हमको अनुदान भी कम मिलेगा, हमारी सीटें भी कम हो जाएंगी, अभी पॉपुलेशन के आधार पर रेशियो तय होगा तो हम तो पीछे चले जाएंगे। तो लगा कि भैया देखो जो हमारा 2026 तक का लक्ष्य है कि हम अपनी जनसंख्या को स्थिर कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि राज्य डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने फिर से इसको 2026 के लिए बढ़वा दिया कि देखो अगले 25 साल भी अभी हम कोई सीटें बढ़ाएंगे नहीं जब तक कि हमारी जनसंख्या स्थिर नहीं हो जाती। और इस प्रकार से सन 2026 तक के लिए ये स्थिर कर दे। तो कब लास्ट बढ़ा था ये? 1971। तो इसलिए जब प्रश्न बनेगा कि किस सेंसस के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया चौथी अनुसूची में, तो आपको यही बताना पड़ेगा 1971, क्योंकि तब से अब तक कोई सीटें बढ़ाई नहीं। बात समझ में आ रही? तो इस प्रकार चौथी अनुसूची से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? पहला कि चौथी अनुसूची का संबंध किससे है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौथी अनुसूची में जो राज्यों को सीटें आवंटित की गई हैं वो किस जनगणना के आधार पर की गई हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न हो सकता है कि इस अनुसूची में सबसे अधिक सीटें किस राज्य को आवंटित की गई हैं। और यह भी प्रश्न बन सकता है कि चौथी अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है। तो चौथी अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास में है, और संसद सिंपल कानून बना के, यानी संविधान में संशोधन में नहीं करना पड़ेगा, सिंपल लॉ बना के इसको चेंज कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही? चलिए पांचवी अनुसूची की बात करते हैं, फिफ्थ शेड्यूल की। तो पांचवी अनुसूची संविधान का फिफ्थ शेड्यूल, इसका संबंध बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है। इसका संबंध है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से। यानी कि दो चीजें हैं, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। इसकी बात कही गई कि पूरे भारत में जितने अनुसूचित क्षेत्र हैं, जितने अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान पांचवी अनुसूची में दिया है। लेकिन ये क्षेत्र 4 राज्यों में लागू नहीं होते। मतलब पांचवी अनुसूची आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पर लागू नहीं होती। यानी आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पर पांचवी अनुसूची लागू नहीं होती, इन चारों राज्यों पर लागू नहीं होता। इसका मतलब फिफ्थ शेड्यूल
का संबंध जो अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति प्रशासन पर है, ये इन 4 राज्यों को छोड़कर भारत के किसी भी राज्य से संबंधित हो सकता है, लेकिन इन 4 राज्यों पर लागू नहीं होगा। और खास बात यह है कि ये प्रावधान करता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजाति सलाहकार परिषद। प्री में प्रश्न आता है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो 5वीं अनुसूची में है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जनजातीय सलाहकार परिषद। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं, 16 चुने हुए और 4 नॉमिनेटेड। इस प्रकार जनजाति सलाहकार परिषद का प्रावधान किस अनुसूची में है, 5वीं अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची किन राज्यों पर लागू नहीं होता, तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू नहीं होता। 5वीं अनुसूची में किस तरीके के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के गठन का प्रावधान है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय प्रशासन के संदर्भ में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन का प्रावधान है। कौन डिक्लेयर कर सकता है किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल के अपने परामर्श पर घोषित कर सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है। आज की डेट में 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए। अनुसूचित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहां पर जनजातियां निवास करती हैं और वे कुछ स्पेशल फीचर्स को ग्रहण करती हैं। आसपास के एरिया या आसपास की जो हैबिटेट है उनसे वो सेपरेट होते हैं, उनका अपना इकोनॉमिक जोन होता है और साथ ही साथ वहां पर विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक व्यवस्थाएं सेपरेट पाई जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों को कंसीडर करके राज्यपाल उसे शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं और वहां के प्रशासन के लिए अनिवार्य रूल बना सकते हैं, यानी ऐसे नियम बना सकते हैं जो वहां पर इकोनॉमिक सिस्टम को रेगुलेट कर सके। यानी कि आर्थिक व्यवस्थाओं को संचालित करने इन क्षेत्रों में नियम बनाने का अधिकार राज्यपाल के पास में होता है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। तो प्रश्न कौन कौन से आते हैं, 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो इसका जवाब है 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन, जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, जनजातियों के प्रशासन से। दूसरा प्रश्न, किस अनुच्छेद से संबंधित है ये, तो इसका संबंध है आर्टिकल 244(1). 5वीं अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 244(1) है। तीसरा प्रश्न बनता है, जनजातीय सलाहकार परिषद किस अनुसूची से संबंधित है, तो 5वीं अनुसूची से संबंधित है। चौथा प्रश्न, जनजातीय सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 20 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। तो इस प्रकार 5वीं अनुसूची से ये 4-5 प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते हैं। उन 4-5 प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप जाने रहिए कि ये 4 राज्यों पर लागू नहीं होते हैं। जब हम कहते हैं 4 राज्यों पर लागू नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब स्पष्ट है कि इन 4 राज्यों आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए अलग से प्रावधान, ठीक है, वो कहां है। चलिए अगली सूची देखते हैं, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची, 6th शेड्यूल, इसका संबंध किससे है, अब देखिए इसका संबंध आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन तीनों से है। आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित है। कहने का मतलब है कि इनका जो एप्लीकेशन है खाली 4 राज्यों तक सीमित है। बहुत सारे राज्य इसमें शामिल करने के लिए मिन्नतें करते रहते हैं, लेकिन वो शामिल नहीं किए गए। अभी मणिपुर में जो कुकी लोग थे वो अपने हिल एरियाज को ट्राइबल एरिया में यहां पर शामिल करने की बात कर रहे थे। छठी अनुसूची का संबंध ट्राइबल एरिया से है, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। किससे संबंधित है ये, जनजाति क्षेत्रों
के प्रशासन। कंफ्यूज मत होइएगा, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन था और दूसरा जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन था। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन नहीं, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन। यहां पर क्या, जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति नहीं, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है। जब प्रश्न आएगा तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि जनजाति क्षेत्र का प्रशासन पूछ रहे हैं या अनुसूचित जनजाति का प्रशासन पूछ रहे हैं। अगर अनुसूचित जनजाति का प्रशासन पूछेंगे तो 5वीं अनुसूची, लेकिन जनजाति क्षेत्र का प्रशासन पूछेंगे तो 6ठी अनुसूची। इसका संबंध संविधान के अनुच्छेद 244(2) से है, 244(2) से। जैसा कि मैंने बताया कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर ये लागू होते हैं, तो क्या खास बात है, ये स्वशासी जिलों या ऐसे कहें तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस रीजन, यानी स्वशासी डिस्ट्रिक्ट, स्वशासी डिस्ट्रिक्ट, जिले, स्वशासी जिले और इसके अलावा स्वशासी प्रदेश। यहां पर राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वे किसी क्षेत्र को स्वशासी जिले में या स्वशासी प्रदेशों में परिवर्तित कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति की ओर से काम कौन कर सकता है, राज्यपाल करते हैं। किसी क्षेत्र को ऑटोनॉमस रीजन घोषित करना या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट घोषित करना, ये किसका काम है, ये राज्यपाल का है। वो राज्य में किसी क्षेत्र को स्वशासी जिला घोषित कर सकते हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, यानी कि स्वशासी जिले जो होते हैं, इसमें अधिकतम संख्या सदस्यों की 30 हो सकती है। हालांकि इसी में बोडोलैंड काउंसिल की बात है, बोडोलैंड काउंसिल की बात 6ठी अनुसूची में किया गया है। इसी में जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के पावर्स हैं उनकी बात किया गया है, स्वशासी जिलों की बात किया गया है, और इसमें जो उनके न्यायिक अधिकार हैं, वित्तीय अधिकार हैं और कानूनी अधिकार हैं, ये अधिकारों की व्याख्या की। पूछा गया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के पास किस प्रकार के अधिकार होते हैं, तो उनके पास जो लॉ बनाने का पावर भी होता है, उनके पास जुडिशियल पावर भी होता है, उनके पास टैक्स लगाने की पावर भी होती है। इस प्रकार ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का प्रावधान किस अनुसूची में है, 6ठी अनुसूची में है। और 6ठी अनुसूची किन पर लागू होता है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर लागू होता है। स्वशासी जिलों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 30 हो सकती है। सदस्यों के इस 6ठी अनुसूची में बोडोलैंड काउंसिल जो है वो किससे संबंधित है, तो आसाम के क्षेत्रों, स्वशासी क्षेत्रों से बोडोलैंड काउंसिल संबंधित है। बोडोलैंड काउंसिल के पास भी वही अधिकार हैं जो स्वशासी जिलों के पास अधिकार होते हैं। कछार वगैरह सब ये इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जिले राज्य के अंदर अपने आप में एक ऑटोनॉमस एरियाज हैं, जिनके पास अपनी लेजिस्लेटिव, अपनी फाइनेंशियल और अपनी जुडिशियल पावर्स होती हैं। तो इस प्रकार 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची का संबंध आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों से है। इन राज्यों में स्वशासी जिले, स्वशासी प्रदेश बनाने और स्वशासी जिलों के कार्यों को निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। इसके अलावा बोडोलैंड काउंसिल वगैरह का गठन और उनकी पावर्स भी यहां पर 6ठी अनुसूची में प्रिस्क्राइब की गई हैं, बताई गई। ठीक है, 6ठी अनुसूची से ये 4-5 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 7वीं अनुसूची बेहद महत्वपूर्ण अनुसूचियों में से एक, 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची को संघीय अनुसूची भी कहा जाता है। संघीय अनुसूची यानी फेडरल शेड्यूल के नाम से भी इसे जाना जाता है।
जो संघीय अनुसूची है ये शक्तियों के विभाजन को दर्शाता है। शक्तियों का विभाजन किसके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच। तो प्रश्न आता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों के अंतर्गत किया गया है? 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। ये 3 सूचियां कौन सी हैं? ये 3 सूचियां हैं संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूची के अंतर्गत किया गया है। यहां की जानकारी के लिए बता दें किसी भी संघीय व्यवस्था में खाली 2 सूचियां होती हैं, आइदर संघ सूची या राज्य सूची। लेकिन यहां समवर्ती सूची भी दी गई है। क्या मतलब हुआ इसका? संघ सूची में ऐसे विषय खाली दिए गए हैं जिन पर खाली केंद्र सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र कानून बना सकता है, इस पे राज्यों को कोई हक नहीं मिलता। राज्य सूची पर कानून राज्य बना सकता है, राज्य के पास है, इस पर केंद्र के पास है। और समवर्ती सूची पे कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र सूची में जो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र और राज्य दोनों के पास। प्रश्न पूछा जाता है कि ओरिजिनली इन सूचियों में कितने विषय थे? अगर मूल संविधान के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो मूल संविधान में और आज 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि मूल संविधान में कितने थे और आज कितने। अगर मूल संविधान देखें तो मूल संविधान में ओरिजिनली इसमें 97 सब्जेक्ट हुआ करते थे, यानी 97 विषय थे। राज्य सूची में 66 विषय हुआ करते थे और समवर्ती सूची में उस समय 47 विषय हुआ करते थे। जब संविधान बना था उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। यानी 97 विषय कंप्लीटली संसद के लिए रिजर्व थे, केंद्र के लिए रिजर्व थे। इसके ऊपर खाली केंद्र को कानून बनाने का हक था। 66 विषय राज्यों के लिए रिजर्व थे, इन पे खाली राज्यों को कानून बनाने का हक था। हालांकि आपातकाल और अन्य कंडीशन में राष्ट्रीय शासन दौरान केंद्र भी बना सकता था, लेकिन वो असाधारण स्थितियां थी। सामान्य स्थिति में इस पर कानून बनाने का अधिकार खाली राज्य के पास में था। जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का हक दिया गया था। हालांकि इसमें एक प्रावधान ये जोड़ा गया था कि अगर सेम विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना देते हैं और दोनों कानूनों में कोई कॉन्ट्राडिक्शन या टकराव हो जाता है तो केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य का कानून माना नहीं जाएगा। इस प्रकार 7वीं अनुसूची, जिसे हम संघीय अनुसूची के नाम से भी जानते हैं, ये केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। और संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विशेषता होता है कि केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। क्योंकि ये केंद्र राज्य दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन कर रहा है, इसलिए इसको संघीय अनुसूची कहा जाता है। संघीय अनुसूची में कोई भी विषय जो तय किया गया है, इन विषयों में कोई संशोधन करने का अधिकार केंद्र के पास यानी संसद के पास में है। और संसद जब ऐसे विषयों में कोई परिवर्तन करेगा तो संविधान के अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया उसका पालन करेगा। आज के समय में, वर्तमान समय में इसमें लगभग 100 विषय हैं, इसमें लगभग 61 विषय हैं और इसमें लगभग 52 विषय हैं। ऐसा क्यों हुआ? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन किया और इस संशोधन के द्वारा उन्होंने राज्य सूची से 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए। प्री का बहुत पेट क्वेश्चन है कि कब राज्य सूची से विषयों को समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके पहले हमारी समवर्ती सूची में कितना विषय था? 47 विषय था। लेकिन ऐसा हो जाने के बाद कितना हो गया? 52 विषय हो गया।
और राज्य सूची में संख्या घट गई। अब राज्य सूची में संख्या कितनी हो गई? 66 से घटकर 61। हर एक पॉइंट एक प्रश्न है प्रीलिम्स का, हर एक पॉइंट। तो यहां पर फिर से देखिए, 7वीं अनुसूची का संबंध संघीय विषयों से है, संघ के बीच शक्तियों के विभाजन से है, और इसमें संघ के बीच और राज्य के बीच शक्तियों को बांटा गया है। इसके लिए इस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां डाली गई हैं। एक संघ सूची जिसमें ओरिजिनली 97 विषय हुआ करते थे, जिन पर खाली केंद्र यानी संसद को कानून बनाने का हक था। दूसरी अनुसूची राज्य सूची, जो अपने आप में उस समय 66 विषयों को शामिल कर रही थी, जिसपे कानून बनाने का हक राज्यों को दिया गया था। और तीसरी अनुसूची समवर्ती सूची थी, जिस पर केंद्र राज्य दोनों को कानून बनाने का हक दिया गया था। एक ही बार इसमें संशोधन करके इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 विषय, यहां से 5 विषय हटा के समवर्ती सूची में डाल दिया। एक बात और, यहां पर जो विषय नहीं बताए गए हैं, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अगर इसमें कोई विषय शामिल नहीं है तो उस पर कौन कानून बनाएगा? तो अगर कोई विषय संघ सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है, तो ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव राइट संसद के पास में होता है। इसीलिए संसद ने क्या किया, जो जीएसटी वगैरह जैसा प्रावधान था, सर्विस टैक्स जैसा जो प्रावधान था, क्योंकि वो किसी सूची में शामिल नहीं था, तो संघ सूची में उसे उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग करते हुए, उन्होंने सेवा कर जैसा प्रावधान लागू किया था, जबकि सेवा कर किसी भी सूची में शामिल नहीं था। तो इस प्रकार ये जान लीजिए कि अगर तीनों सूची में किसी भी सूची में कोई विषय नहीं है, तो खाली संसद उसके ऊपर अवशिष्ट पावर का इस्तेमाल करेगा, जिसे रेजिडुअरी पावर कहा जाता है इंग्लिश में। तो रेजिडुअरी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो वहां पर उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 7 अनुसूचियों में अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं, साथ साथ मैंने आपको डिस्कस किया है, और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें और आ सकते हैं उनकी बात भी करते हैं। चलिए जल्दी से 8वीं अनुसूची भी याद कर देते हैं। 8वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची आज के समय के लिए है, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल यानी कि 8वीं अनुसूची। 4 महत्वपूर्ण बातें इसमें जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इनका संबंध लैंग्वेज से है, यानी भाषाओं से है। हमारे संविधान के पार्ट 17, संविधान के भाग 17 में बताया गया है कि राज्यों की अपनी अपनी राजभाषा होगी, वो अपनी राजभाषा में काम कर सकते हैं, और संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये बताया गया। और इस कौन कौन सी राजभाषाएं हैं, इनको एक लिस्ट में डालकर इस 8वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ओरिजिनली इसमें टोटल 14 भाषाओं को जगह दी गई थी। ओरिजिनली कुल 14 भाषाएं शामिल थीं हमारे इसमें, और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच ये बताया गया था कि न्यायालय में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, राज्य किन किन भाषाओं में अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संघ राज्यों से किन भाषा में कम्युनिकेशन कर सकता है, और अगर इंग्लिश को आगे कंटिन्यू करेंगे तो इंग्लिश कब तक चलेगी। तो आपको मालूम है कि भारत में हिंदी 1967 में अडॉप्ट की गई राजभाषा के रूप में, उसके पहले अंग्रेजी में ही सारा काम होता था, लेकिन धीरे धीरे भारत में संघ की राजभाषा को, और 1975 में फॉर्मली पूछा जाए कि फॉर्मली संघ की राजभाषा हिंदी कब बनी, तो 1975 में बनी। ये याद रखिएगा, संघ की राजभाषा के रूप में पहली बार हिंदी, यानी संघ में जो हिंदी में काम हो रहा है ना, वो 1975 में अपनाया गया, क्योंकि उसके पहले ये प्रावधान था संविधान में कि 15 साल अंग्रेजी में काम किया जाएगा संविधान लागू होने के बाद, उसके बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन राज्य के जो साउथ के राज्य थे उन्होंने बड़ा बवाल किया, जिसके कारण वो हो नहीं पाया। एक राजभाषा आयोग 1965 में बनाया गया, 67 में बनाया गया, जिसने अल्टीमेटली तय किया कि राज्यों को अंग्रेजी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि हिंदी जबरदस्ती थोपना देश की यूनिटी इंटीग्रिटी में उचित नहीं है। लेकिन फाइनली संघ ने, चूंकि भारत की 40% पॉपुलेशन
अगर देखा जाए तो 40% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं नॉर्थ के, लेकिन 100% लोग नहीं बोलते। इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा आज भी हिंदी नहीं है, यानी वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नेशनल लैंग्वेज, वी हैव ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। और संघ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी, जो कि 1975 में ली गई। 14 भाषाएं थी। देखिए प्रश्न कौन कौन से आते हैं। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे, भाषाओं से। कितनी भाषाएं थी, 14। 15वीं भाषा कौन सी ऐड की गई, इट वॉज सिंधी। 15वीं भाषा सिंधी थी। किस अनुच्छेद, किस अधिनियम के द्वारा, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा हिंदी को 15वीं राजभाषा बनाई गई। उसके बाद मणिपुरी, कोंकणी वगैरह को 3 और भाषाओं को यहां पर ऐड किया गया और बढ़कर हो गई 18। फिर जो कि 1992 में हुई, 1992 में बढ़कर 18 हो गई, जिसे हमने एड ऑन किया 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। उसके बाद 2000 अगर देखा जाए तो 2092 में, 2002 में फिर से एक अमेंडमेंट किया गया और 2003 से लाल कृष्ण आडवाणी उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने 4 नई भाषाओं को फिर से इसमें ऐड ऑन कराया। और 4 नई भाषाओं में आप जानते हैं कि मणिपुर जो कि संथाली थी, बोडो थी, डोगरी थी, ये सब भाषाओं को ऐड ऑन कराया और टोटल मिलकर भाषाएं आज कितनी हो गई, 22। तो अगर आज की डेट में कहा जाए कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22, 22 भाषाएं हैं। सबसे लास्ट में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 4। वो 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड की गई, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा की गई। पहली बार 8वीं अनुसूची में संशोधन कब किया गया था, 1971 में। कब, जब इसमें सिंधी जोड़ी गई और भाषाएं बढ़कर 15 हो गई। ओरिजिनल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। इन 8वीं अनुसूची का संबंध किस भाग से है, तो भाग 17 से है। भाग 17 का संबंध किस अनुच्छेद से है, 343 से लेकर 351 से। ठीक, तो भाग 17 में जो बातें कही गई हैं उन्हें एक्सप्लेन किया गया 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची का संबंध, इसका मतलब किससे है, भाषाओं से है, क्योंकि भाग 17 भी तो लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। और इन भाषाओं में कुल कितनी भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, 14। 15वीं कब जोड़ी गई, 1971 में। फिर 3 और बढ़ाकर 18 कब हो गई, 1992 में। इसके बाद ये कब, आज के समय में वर्तमान कितनी हो गई हैं, 22 हो गई। इतने प्रश्न बन सकते हैं 8वीं। अभी देखिए आईएएस का प्रश्न आया था, उसमें 1971 में किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं, तो नेपाली वगैरह जोड़ी गई थी, नेपाली मणिपुरी, क्या था, यही तो था, 3 भाषाएं ऐड ऑन की गई थी। तो हर बार एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न ऐसे बनता है। तो इतनी बातें अगर आप ध्यान में रखे हुए हैं तो आपका इस अनुसूची से आने वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे की चीजें हम लोग कल करेंगे। मैंने कल बताया था आपको कि ये प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस देने जा रहे हैं, 90% क्वेश्चन की गारंटी मैंने ही लिया था कि पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटी सेक्शन से आएंगे 90% आप कर पाएंगे। इसलिए आप अगर क्लास में यहां अगर नहीं बैठ पा रहे तो एक बार पलट के इसको देख लीजिए। ये एक रिवीजन सेशन है और आपको सारे प्रश्न पीसीएस के लेवल पर जब आप देकर आइएगा तो हमें बताइएगा कि आपको 90% से ज्यादा मिले या 90% से कम पॉलिटी के सेक्शन। ठीक है, तो ये सभी के लिए, खाली हमारे लाइव बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो आप लोग इसे खोलकर देख सकते हैं। कल हम अनुसूची खत्म करने के बाद स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, जिसमें भारत संघ के जो संविधान है, इसका फेडरल कैरेक्टर, इसका संसदीय व्यवस्था, इसका एकात्मक व्यवस्था, यहाँ पर क्यों इसे लेंदिएस्ट रिटन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, सबसे बड़ा दस्तावेज क्यों बोलते हैं, किस देश से क्या लिया गया, भारत के संविधान में एक्चुअली यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक क्यों है, भारत का संविधान लिबरल है, फेडरल है, या ये अपने आप में कॉम्बिनेशन है चीजों का, क्यों है कॉम्बिनेशन, ये लोकतांत्रिक दस्तावेज क्यों है, इसे क्यों लिविंग डॉक्यूमेंट यानी जीवित दस्तावेज क्यों कहते हैं। ये खाली प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, जो अगला चैप्टर हम कल करेंगे। तो अगर आप हैं आसपास रहते, मैंने कहा था कि 8 बजे से ये सेशन यहाँ स्टार्ट होता है, 8 से 9 बजे से आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो 8 से 9 के बीच में आ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से जाने के बाद घर में बैठकर एक बार खोलकर देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा।
क्लास में आप क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। अगर यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो लाइव इसका मतलब यही है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप घर में बैठकर देख रहे हैं तो वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप में से भी कोई भी अगर क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चन आप भेज सकते हैं हमारे पैनल पर, और हम उसका जवाब आपको यहीं दे देंगे। तो जो लोग खाली ये देख कर के हम बीच में डिस्टर्ब ना करें, ऐसा नहीं। लाइव का मतलब ही होता है कि आप कुछ भी क्वेश्चन बीच में पूछ सकते हैं। तो आप बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हमारे मोबाइल पर भी भेज सकते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे दूंगा क्लास के बीच में। ठीक है, थैंक यू सो मच।